दोस्तों नमस्कार। हमास और इजराइल का युद्ध इस समय दुनिया की हेडलाइन है। सारे टीवी चैनल्स ये दिखा रहे हैं कि लड़ाई के मैदान में क्या हो रहा है। सवाल ये नहीं है कि कौन जीत रहा है या कौन हार रहा है। सवाल ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो एडवांस मिलिट्री मानी जाती थी, इजराइल डिफेंस फोर्स, उसको एक छोटे से आतंकवादी संगठन ने कैसे चकमा दे दिया और कैसे धराशायी कर दिया। मैं धराशायी इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं इस शब्द को क्योंकि हमें पता है कि इजरायली डिफेंस फोर्स अरबों रुपए लगा के दुनिया भर की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के बाद भी एक छोटे से आतंकवादी गुट को, जो एक वर्चुअली मेकशिफ्ट कैंप में या ऐसी जगह रह रहा था जहां पे सब तरह से ब्लॉकेड थे, और उसके बाद भी वो सक्सेसफुल हो गए। उन्होंने इजराइल की जितनी खुफिया तंत्र था या जितनी भी आर्मी की जो टेक्नोलॉजीज थी, एक्सपर्टाइज थी, सबको धता बता के अपने मिशन को अंजाम दिया। दोस्तों, इससे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। इसी कड़ी में आज पहली बार मैं आपसे यह चर्चा कर रहा हूं कि इस पूरी घटनाक्रम में क्या सीखा, क्यों इजरायली फोर्सेस फेल हो गई, और हमें, चाहे हम प्राइवेट सेक्टर में हो, मैनेजमेंट पोजीशंस में हो, या हम स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज में हो जैसे डिफेंस, हमें क्या सीखने को मिला, ये जानना समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लेसन्स आएंगे, लेकिन आज जो महत्वपूर्ण लेसन्स हैं मैं उसकी चर्चा आज आपके साथ करने वाला हूं। सबसे पहले, एक बार फिर ओवर कॉन्फिडेंट एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट फेल हो गया। अक्सर ये हमने देखा है कि जब मैनेजमेंट का इतिहास अगर बहुत सक्सेसफुल होता है तो अक्सर कहीं ना कहीं ऐसी जगह आके चोट खा जाते हैं जहां उनको उम्मीद नहीं थी। दोस्तों, इस बात को समझिए कि स्टार्टअप का जमाना है। स्टार्टअप सिर्फ बिजनेस में नहीं होते, आतंकवादी घटनाओं में भी स्टार्टअप्स हो सकते हैं। और यही कारण था कि एक वेल फर्नेस्ड, वेल इक्विप्ड इजरायली डिफेंस फोर्स को एक हमास जैसे छोटे स्टार्टअप ने एक जंग के मैदान में मात दे दी। और इसका सबसे बड़ा कारण मुझे जो लगता है वो ये है कि जो हमास के जर्नल्स थे या जो उनके एक्सपर्ट्स थे, उनको ये लगता था कि हमारे पास सारे ऑप्शन हैं, हमने सारे तरीके से देख लिए, हमारे पास टेक्नोलॉजीज है, हमारे पास 50 साल का अनुभव है, हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा। और दूसरी तरफ एक स्टार्टअप, जिसको आप ये कह सकते हैं हमास जैसा ग्रुप, जिसने ये सोच रखा था कि मुझे इजरायली डिफेंस फोर्स को मात देनी है, लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास दुनिया भर की समस्याएं हैं, मेरे पे प्रतिबंध है। इसका मतलब यह है कि जब आपके पास रिसोर्स कम होते हैं तो आपको दिमाग ज्यादा चलाना पड़ता है, और हमास ने वही किया। जितनी भी डिफेंस एक्टिविटीज या फेंसिंग इजराइल ने की थी, उन सब का तोड़ हमास ने निकाला। और हमास ने तोड़ कैसे निकाला? भारत में जिसको हम जुगाड़ बोलते हैं, हर छोटी बड़ी चीज का इस्तेमाल करके, जो लो कॉस्ट थी, लोकली अवेलेबल थी, उसका इस्तेमाल करके उन्होंने पूरी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स को एक हिसाब से नेस्ता नाबूद कर दिया। उदाहरण के लिए, उनको अगर फेंसिंग पार करनी थी तो उन्होंने लो कॉस्ट पैराग्लाइडर का इस्तेमाल किया। किसने सोचा था कि हमास पैराग्लाइडर से बाउंड्री क्रॉस करेगा और फिर अंदर उतर के वहां से गेट खुलवाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ इजरायली फोर्स के सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे, उनको मारा जाएगा, फिर वहां अंदर से गेट खोले जाएंगे। दोस्तों, ये क्या कोई नई चीज है? ऐसा नहीं है। आप भारत का इतिहास उठा के देख लीजिए। पुराने जमाने में राजस्थान में या जहां जहां बड़े बड़े किले हुआ करते थे, दुश्मन क्या करता था? उनको पता है कि किले में घुसना आसान नहीं है, क्योंकि जब एक बार बड़े बड़े गेट बंद हो जाते हैं तो फिर उन दीवारों को और गेट्स को तोड़ना आसान नहीं था। तो वो पहले अंदर घुसते थे, अंदर घुसने का रास्ता ढूंढते थे। एक बार जब अंदर जाते थे तो जो गार्ड्स होते थे गेट पे, उनको मारा जाता था, गेट को खोला जाता था, और उसके बाद आर्मी दाखिल होती थी। प्रॉब्लम यह है कि हमने इतिहास से सीखना बंद कर दिया। हम लोगों को ये लगता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, साधन है, सोफिस्टिकेशन है,
सब कुछ है, हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा। और यही गलतफहमी और यही ओवर कॉन्फिडेंस इजराइल को ले डूबा। एक बात तो ही हमें समझनी होगी। दूसरी बात, जिस तरह से लो कॉस्ट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया वो एक चौंकाने वाली बात है। पैराग्लाइडर की मैंने आपसे बात करी, छोटे छोटे हैंड ग्रेनेड्स को उन्होंने टावर्स पे ड्रोन की सहायता से ऊपर से टावर पे गिराया, ताकि टावर पे जो बैठे हैं सैनिक और जो वहां कम्युनिकेशन के लिए कैमरे लगे हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम लगा है, वो ध्वस्त हो जाए। जब कैमरे और कम्युनिकेशन सिस्टम ध्वस्त हो जाता है तो सेकेंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन इजराइल का शायद था ही नहीं। इसीलिए पॉइंट ऑफ एक्शन पे पहुंचने के लिए इजरायली फौज को 4 से 7 घंटे और कहीं कहीं 12 घंटे लगे, और यह भी नहीं उनको पता लग पा रहा था कि कितने लोग हैं और कैसे मैनेज करना है। अब समस्या इस बात की है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर किसी कारण से मॉडर्न टेक्नोलॉजी फेल होती है तो सेकेंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन क्या था। इजराइल ने अंडरग्राउंड वायरिंग सिस्टम, चाहे वो हम ऑप्टिकल फाइबर बोले या कुछ और बोले, या कहीं पे और अल्टरनेट ऑप्शन ऐसा क्यों नहीं किया कि जो अगर ऊपर ओवर द ग्राउंड अगर डैमेजेस होते हैं तो अंडरग्राउंड जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो बिलो अर्थ मूवमेंट करता है, वो कहीं ना कहीं तो काम आ जाता। शायद वो भी नहीं था। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात रही वो ये रही इस पूरे प्रोसेस में कि जो भी टेक्नोलॉजीज उन्होंने इस्तेमाल करी उसका कोई बैकअप प्लान नहीं था। उदाहरण के लिए, अगर हमास ने इजराइल की फेंसिंग को तोड़ दिया तो उसके बाद तो पूरा खुला मैदान था। वो मोटरसाइकिल से आए, जीपों से आए, पैदल आए और लोगों को बंधक बना के वापस अपनी टेरिटरी में ले गए। और एक बार नहीं, कई बार आए और लोगों को कई बार बंधक बनाया और कई किस्तों में या कई राउंड्स में। इट इज लाइक ए शटल बस सर्विस। आए, लोगों को पकड़ा, डाला और वापस ले गए। ये अपने आप में चौंकाने वाला था। मैं एक बार फिर आपको इतिहास की तरफ ले चलता हूं। अगर आप राजस्थान गए हैं या जहां पे भी बड़े बड़े किले बने हैं, अगर आपने देखा होगा कि परकोटे की बहुत मजबूत और मोटी दीवारें होती थी। एक तो दीवार के ऊपर 6 से 8 फीट चौड़ा रास्ता जिसपे घुड़सवार या सैनिक हमेशा गश्त करते थे, और परकोटे के बाहर एक खाई हुआ करती थी। 3 लेयर ऑफ डिफेंस हमेशा रहा करती थी। आज के जमाने में इजराइल ने क्या किया? इजराइल ने सिर्फ एक फेंस बनाई। अगर फेंस के साथ साथ उन्होंने ट्रेंचेस भी खोदे होते 8 फीट चौड़े और गहरे, तो आपको ये पता है कि मोटरसाइकिलें शायद नहीं आ पाती। आप ये कह सकते हैं कि वो टेम्परेरी ब्रिज का इंतजाम करते, लेकिन ब्रिज को लगाना हटाना अपने आप में एक चैलेंज होता है। एक समस्या खड़ी होती, कितने लोग उस ब्रिज से आ पाते? हर जगह अगर आप तोड़ते तो आपको वहां ब्रिज के मूवमेंट की जगह करनी पड़ती। आपके पास और भी तरीके होते, लेकिन हमने वो सोचा ही नहीं। हमने सोचा एक दीवार खड़ी कर दी और ये बहुत है। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में अगर हम ये देखें, कुल मिला के बात क्या सामने आती है? बात ये सामने आती है कि जो आतंकवादी है वो इनोवेटिव था। हमास जो था वो इनोवेटिव था। उसने आउट ऑफ बॉक्स सोचा, अपने संसाधनों की कमी को समझा, और उसको ये दिमाग था कि हम कम से कम खर्चे में, कम से कम शोर मचाए हुए, कम से कम संसाधन में हमें अपने मिशन को पूरा करना है। और जिस प्रिसीजन से उन्होंने किया और जिस कोऑर्डिनेशन से किया, यह निश्चित रूप से एक बहुत जबरदस्त प्लानिंग का हिस्सा है। तो मैं ये तो नहीं मानूंगा कि सारा कुछ हमास के लीडर्स ने किया, क्योंकि उनके पीछे कोई ना कोई तो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन रही होगी, चाहे वो गाजा में हो, लेबनान में हो, ईरान में हो, सीरिया में हो या किसी और देश में। कहीं ना कहीं तो बहुत ही मेटिकुलस प्लानिंग हुई। हर चीज को टेस्ट किया गया होगा, क्योंकि कोई भी चीज फेल नहीं हुई। ये बात हमें समझनी होगी। और जब तक इजराइल की फौज इस बात को समझती, नुकसान हो चुका था। तो दोस्तों, पहला मैसेज हमास और इजराइल की लड़ाई का यह है
कि अगर आपको लगता है कि आपके पास एक्सपीरियंस्ड मैन पावर है, सीनियर मैनेजमेंट है, बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, उनके पास सारी समस्याओं का समाधान है, तो यह आपकी गलतफहमी है। हकीकत यह है कि जो लोग जिस सिस्टम में काफी लंबे समय तक काम करते हैं, उनमें एक कॉम्प्लिसेंसी आ जाती है, उसमें एक शीतलता आ जाती है। उनको लगता है उनको सब पता है। ओवर कॉन्फिडेंस में वो लोग सुस्त हो जाते हैं, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, वो सिर्फ अपनी अथॉरिटी यूज करते हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के लिए, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिक हो, रिसर्च हो या कुछ और भी हो। तो पहला लेसन हमारे लिए ये है कि आपको हमेशा इनोवेटिव होते रहना पड़ेगा। अब भारत को क्या करना चाहिए? जिस तरह से भारत की समस्याएं हैं और जिस तरह से हमारे यहाँ अक्सर हम ये देखते हैं कि देश में दंगे प्रदर्शन होते रहते हैं, हो सकता है कि और भी लोग ज्यादा मोबिलाइज हों एक दूसरे के साथ। हमास को देखने के बाद कुछ लोगों को मन में हो कि शायद हम भारत में तबाही मचा सकते हैं। तो मेरा भारत सरकार से और सारे एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही निवेदन है, आप आम आदमी से और एनसीसी के कैंडिडेट्स जो आपके हैं, हर एक आदमी से कहिए, एक ओपन प्रतियोगिता ना करके कम से कम एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम बनाइए कि लोगों से ये पूछिए कि आपको क्या लगता है कि भारत में किस किस तरह से आक्रमण हो सकता है। लोग क्रेजी आइडियाज देंगे, लोग बहुत तरह की चीजें सोचेंगे। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के पास बहुत सारे सिनेरियो डेवलप होंगे। जब सिनेरियो डेवलप होंगे तो सिक्योरिटी एजेंसीज उन पे काम करेंगी। हो सकता है बहुत सारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बदलने हो सकता है बहुत सारे लोगों को बदलना पड़े, ट्रांसफर करना पड़े, रीपोजिशन करना पड़े, उनको हो सकता है रीस्किलिंग करना पड़े। क्योंकि जब तक आप सोचना शुरू नहीं करेंगे, आउट ऑफ बॉक्स यूनिक सिचुएशंस नहीं सोचेंगे जो आतंकवादी करते हैं, आपके सिक्योरिटी ऑफिसर्स शायद सरकारी कामों में, रूटीन वर्क में इतने बिजी होंगे कि उनको सोचने को मौका नहीं मिलेगा। तो क्या भारत सरकार, दिल्ली पुलिस, स्टेट पुलिस, बाकी जितने डिफेंस के सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, क्या वो एक इस तरह की वेबसाइट क्रिएट कर सकती हैं जहां लोगों से कहा जाए, आम आदमी से कहा जाए कि आप बताइए कि आपके क्षेत्र में किस किस तरह से कौन लोग अटैक कर सकते हैं? कौन लोग का मतलब किसी जाति, बिरादरी या किसी के नाम की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहां से कैसे अटैक हो सकता है? पानी के रास्ते, सुरंग के रास्ते, पैराग्लाइडर के रास्ते, पैराशूट के रास्ते, आजकल ड्रोन्स हैं शादियों वाले, क्या उनका इस्तेमाल हो सकता है? व्हीकल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं आज की दुनिया। मुझे लगता है कि जब इस तरह के सवाल आएंगे, इस तरह की सिचुएशन लोग आपको देंगे, तो हमारे जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनकी जो रिसर्च कैपेबिलिटी है उसमें सुधार होगा। सिर्फ ये मान लेना कि हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको सब पता है, इससे बड़ी गलतफहमी और इससे ज्यादा घातक एजम्पशन कुछ नहीं हो सकता है। दोस्तों, आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि भारत सरकार को हमास और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है इससे क्या क्या सबक लेने होंगे? कमेंट बॉक्स में आप अपने ऑब्जर्वेशन लिखिए। आज का एपिसोड पहला एपिसोड था। आने वाले दिनों में मैं कई एपिसोड बनाऊंगा जिसमें हम ये चर्चा करेंगे कि हमने हमास इजराइल की लड़ाई से क्या सीखा। आई एम श्योर कि बहुत सारी जो रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, आर्मी यूनिट्स हैं, आर्मी के जो रिसर्च हैं, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज की फैसिलिटीज़ हैं, सबकी निगाहें होंगी। सब इजराइल की गलती से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। किस तरह से हमास ने काम किया इससे सीख रहे होंगे। किस तरह से डिसेप्शन दिया गया, इजराइल को धोखे में रख के अटैक किया गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसर्च का एजेंडा होगा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। लेकिन दोस्तों, हमें भी लगातार अलर्ट रहना है, सीखते रहना है, और सबसे पहले जिसको हम कहते हैं सीखने के लिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस। और ह्यूमन इंटेलिजेंस डेवलप होती है हमारे सेंसेस से, कि हम क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं,
हमारी आंख, नाक, कान, इनको क्या दिख रहा है? कुछ ऐसा तो नहीं दिख रहा जो अनयूजुअल हो, चाहे थोड़ा सा ही हो। उसके ऊपर गहन नजर रखे, हो सकता है कि उसमें बहुत कुछ निकल के आए। तो आज की तारीख में हर नागरिक अपने आप में एक सिक्योरिटी सेंसर है। अगर हम नहीं जागरूक होंगे, हम अगर अलर्ट नहीं होंगे, नुकसान हमारा ही। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। फिलहाल वंदे मातरम।